हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की हमारी नई क्लास में। और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसे समझने से पहले हमें समझना होगा कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2G में दी हुई है। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट जिसे आप लॉ से इन्फोर्स नहीं करवा सकते वो वॉइड होते हैं। मतलब किसी माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट, किसी अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ किया गया एग्रीमेंट, किसी की मैरिज को रोकने का एग्रीमेंट, किसी के ट्रेड को रोकने का एग्रीमेंट। तो इस तरह के कुछ एग्रीमेंट होते हैं जो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं। इन्हें हम वॉइड एब इनिशियो बोलते हैं और ऐसे एग्रीमेंट कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। ओके, देख लेते हैं कि ऐसे कौन से एग्रीमेंट होते हैं। एन एग्रीमेंट मेड विद अ पार्टी हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक एन एग्रीमेंट। ऐसी कोई पार्टी जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है एग्रीमेंट बनाने के लिए, अगर हम उसके साथ में कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो स्टार्टिंग से ही वॉइड रहेगा। जैसे किसी माइनर के साथ किया गया या किसी अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ किया गया एग्रीमेंट जो उस एग्रीमेंट की कंडीशंस को समझने की स्थिति में नहीं है। नेक्स्ट है एन एग्रीमेंट मेड बाय द मिस्टेक ऑफ पार्टीज। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दोनों ही पार्टीज की कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट को लेकर मिस्टेक रही हो। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स अपना घोड़ा दे बेचना चाहता है और वो वाई को ऑफर करता है और वाई उसके ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो यहाँ पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गई है और दोनों के बीच में कंसिडरेशन भी है। ये घोड़े के बदले में पैसे लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट जब हुआ उस टाइम से पहले ही वो घोड़ा मर चुका था और ये बात ना तो एक्स को पता थी और ना ही वाई को पता थी। ये दोनों की ही मिस्टेक थी और ये एग्रीमेंट हो गया तो ये एग्रीमेंट वॉइड रहेगा। यहाँ पर किसी भी पार्टी के अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट है एन एग्रीमेंट विच हैज नो कंसिडरेशन। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कोई भी कंसिडरेशन ना हो वो वॉइड रहेगा। जैसे कि दो फ्रेंड हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए बी को प्रॉमिस करता है कि वो उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट देगा और किन्हीं रीजन की वजह से वो गिफ्ट नहीं दे पाता। तो यहाँ पर जो बी है वो ए के अगेंस्ट कोर्ट में केस नहीं कर सकता क्योंकि बी उस गिफ्ट के बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं देने वाला था और इनके बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता है। तो ऐसे जो कोई भी एग्रीमेंट होंगे तो वॉइड रहेंगे जो कि विदाउट कंसिडरेशन होंगे। ओके, नेक्स्ट है एनी सच एग्रीमेंट वेयर द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज अनलॉफुल। मतलब ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें जो कंसिडरेशन था और जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, अनलॉफुल था। मतलब किसी की मर्डर को लेकर, किडनैपिंग को लेकर, तो इस तरह का कोई एग्रीमेंट होता है या ड्रग्स को डीलिंग को लेकर होता है तो ऐसा एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड रहता है। ओके, नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। मतलब किसी की मैरिज को रोकने को लेकर किया गया एग्रीमेंट भी वॉइड रहेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। दो ब्रदर हैं, एक्स और वाई। वे दोनों एग्रीमेंट करते हैं कि वो कभी भी मैरिज नहीं करेंगे। अगर उन्होंने मैरिज की तो उन्हें फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इस तरह का अगर कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है तो वो भी वॉइड रहेगा। ओके, नेक्स्ट है एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। मतलब किसी के ट्रेड को रोकने वाला एग्रीमेंट भी वॉइड रहेगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एक है मिस्टर एक्स और जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस करता है और वाई उसे आकर के बोलता है कि आप इस एरिया से अपना बिजनेस हटा लीजिए, उसके बदले में मैं आपको 5 करोड़ रुपीज देता हूँ। और एक्स ऐसा ही करता है, अपने बिजनेस को हटा लेता है और वाई बाद में वो पेमेंट करने से मना कर देता है। तो अब एक्स उसके अंगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकता क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो वॉइड था। ओके, नेक्स्ट है एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। मतलब किन्हीं लीगल प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए किया गया एग्रीमेंट भी वॉइड रहता है। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक एम्प्लॉय है, वो अपने एम्प्लॉयर को स्टार्टिंग से ही बोलता है कि मैं आपके यहाँ जॉब करता हूँ, अगर आप मुझे किसी अनलॉफुल तरीके से या इनजस्टिस वे में अगर आप मुझे निकालते हो तो मैं आपके अगेंस्ट कभी भी कोर्ट में नहीं जाऊँगा। तो ऐसा प्रॉमिस वो उन्हें पहले ही कर रहा है। तो इस तरह का एग्रीमेंट जो उनके बीच में बन रहा है वो वॉइड रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी इनजस्टिस वाली उसको रोकने का काम किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग अनसर्टेनिटी। मतलब ऐसा एग्रीमेंट जिसमें अनसर्टेनिटी रही हो तो वो भी क्या होगा, वॉइड। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्स वाई को बोलता है कि आप मेरी वॉच ले लो 2000 रुपीज में या 3000 रुपीज में। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं है। इसी तरह
अगर एक्स अपना घर बेच रहा है और उसके पास में प्रॉपर्टी अच्छी है, 3 to 4 हाउस हैं उसके पास में, और वाई यहाँ पर क्लियर नहीं देख पा रहा कि वो कौन से घर की बात कर रहा है, और एक्स ने डायरेक्टली बोला है कि आप मेरा घर ले लीजिए, और वाई वहां पर एक्सेप्टेंस दे देता है, और बाद में एक्स के लिए घर अलग था और वाई के लिए उसका मतलब अलग था। तो यहाँ पर जो समझ नहीं आ रहा था, मीन्स अनसर्टेनिटी थी, उसके कारण जो एग्रीमेंट हो गया है वो भी क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। ओके। फिर है वेगरिंग एग्रीमेंट्स। तो इस तरह के एग्रीमेंट जो शर्त एक्सेट्रा को लेकर के किए जाते हैं, इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर दो फ्रेंड हैं, एक है एक्स और वाई, ये दोनों बेट लगा रहे हैं कि अगर आज बारिश होती है, जो कि अनसर्टेन है, अगर बारिश होती है तो मैं आपको 50 रुपीज दूंगा, और वाई कहता है अगर बारिश नहीं होती तो मैं आपको दूंगा। ठीक है। तो इस तरह से बारिश को होने और ना होने को लेकर इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। तो इस तरह का कोई एग्रीमेंट होता है तो वो भी क्या होता है, वॉइड होता है। ओके। नेक्स्ट है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। मतलब इस तरह का एग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल एक्ट को लेकर किया गया है, जैसे कि हमने पहले भी एक एग्जांपल देखा था, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ये बोलता है कि मैं मरे हुए इंसान को जिंदा करके दिखा सकता हूँ, उसके बदले में आप मुझे 5 करोड़ रुपीज दे देना। तो इस तरह का कोई एग्रीमेंट जो कि इम्पॉसिबल है, ऐसा किया जाता है तो वो वॉइड रहता है। ओके। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्या होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो स्टार्टिंग से वॉइड नहीं होते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अगर बात आ रही है तो पहले एग्रीमेंट बना होगा जो वैलिड होगा, उसी के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचे हैं और अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है। मतलब एग्रीमेंट वैलिड था, पहले सभी कंडीशन थी जो हमें चाहिए एक एग्रीमेंट को बनाने के लिए और एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, सभी कंडीशन थी, बट किन्हीं ऐसी कंडीशन की वजह से जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई भी पार्टी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती थी, अब उनकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, जिससे अब किसी भी कंडीशन में परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। A void contract is a contract which is not enforceable in the court of law। अब इसे आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते कोर्ट में। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। जब ये बना था तब ये वैलिड था, एज इट फुलफिल्स ऑल द नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सभी की सभी कंडीशंस थी नेसेसरी जो चाहिए होती हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जैसे कि फ्री कंसेंट थी, कैपेसिटी थी, कंसिडरेशन था, लॉफुल ऑब्जेक्ट था। बट ड्यू टू अ सब्सिक्वेंट चेंज इन एनी लॉ, किसी लॉ में चेंज आने की वजह से, या फिर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्ट विच आर बियॉन्ड द इमेजिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अब वो एक्ट जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था उसको परफॉर्म कर पाना ही इम्पॉसिबल हो गया है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ओके। and hence it becomes void. Further, no party can't sue the other party for the non-performance of the contract। अब कोई पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में कोर्ट में केस नहीं कर सकती क्योंकि परफॉर्मेंस ही पॉसिबल नहीं है। इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। अ प्रोमिस बी टू सेल हिज हॉर्स। यहाँ पर ए ने प्रोमिस किया है बी को टू सेल हिज हॉर्स आफ्टर 1 मंथ टू बी ₹50,000। ए बेचेगा अपना घोड़ा 1 महीने के बाद बी को 50,000 रुपीज में। यहाँ ये जो अभी हम एग्रीमेंट देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सब कुछ है यहाँ पर। बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ द हॉर्स डाइड, नाउ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। और अब क्या हुआ, 1 महीना पूरा होने से पहले ही वो घोड़ा मर चुका है, तो अब क्या हो गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड बन गया है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर घोड़ा मर ही गया है, तो आप यहाँ पर सप्लाई किसको करोगे, घोड़ा दोगे कैसे, वो मर ही तो गया है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं हो सकती है। द ऑब्जेक्ट ऑन विच द पार्टीज एग्रीड इज नो मोर, वो ऑब्जेक्ट ही नहीं रहा है। सो देयर इज एन इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। Voidable contract is the contract which can be enforceable only at the option of one of the two parties to the contract। मतलब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो ओनली एक पार्टी की कंसेंट पर ही इन्फोर्स हो सकते हैं। मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं दो पार्टीज की, और यहाँ पर जो एक पार्टी होगी उसके पास में ये चॉइस होगी कि वो जो
कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसे वो वॉइड भी बना सकती है और वैलिड भी बना सकती है। यहाँ पर उसके पास वॉइड बनाने की एबिलिटी होगी, इसलिए हम इसे बोल देते हैं वॉइडेबल। ओके, इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी इज लीगली ऑथराइज्ड टू मेक अ डिसीजन टू परफॉर्म और नॉट टू परफॉर्म हिज पार्ट। यहाँ पर पूरा पूरा राइट होगा एक पार्टी के पास में कि वो यहाँ पर परफॉर्म करे उस एक्ट को या परफॉर्म ना करे। मीन्स वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी बना सकती है और वैलिड भी बना सकती है। द एग्रीव्ड पार्टी इज इंडिपेंडेंट टू चूज द एक्शन। The right may arise because the consent of the concerned party is influenced by coercion, undue influence, fraud, or misrepresentation, etc. The contract becomes valid until the agreed party does not cancel it. मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड रहेगा जब तक कि जो एग्रीव्ड पार्टी है वो उसे कैंसिल नहीं करती। यहाँ जो एग्रीव्ड पार्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं पीड़ित पार्टी। मतलब ऐसी पार्टी जिसकी जो कंसेंट ली गई थी वो कोएर्शन के कारण या अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण या फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण ली गई थी, और अब उसी की कंसेंट पर ही हम कैंसिल कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, और वो चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं भी कर सकता। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। X says to Y that he should sell his new bungalow to him at a nominal price, otherwise he will damage his property. X ने यहाँ पर डराया है Y को कि अगर उसने अपना बंगलो नॉमिनल प्राइस पर उसे नहीं दिया तो वो उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा। Y enters into a contract due to fear। अब Y डर के कारण एंटर हो गया है उस कॉन्ट्रैक्ट में। In this situation, the contract voidable as the consent of Y is not free, so he has the right to avoid the performance of his part। अब Y के पास में यहाँ पर पूरी पूरी पावर रहेगी कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बोल सकता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी कंसेंट ली गई थी वो उसे डरा कर ली गई थी, वो फ्री कंसेंट नहीं थी। एज वेल एज ही कैन क्लेम फॉर एनी डैमेज कोज टू हिम। और यहाँ पर वो क्लेम भी कर सकता है अगेंस्ट एक्स, और क्लेम भी ले सकता है और जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैंसिल भी करवा सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है, और अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसे फिर से डिस्कस कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मतलब जो जिस पर लॉ लगना बंद हो जाता है, पहले तो वो फोर्सेबल था, सब कुछ कंडीशन सही थी, और अब कुछ ऐसी कंडीशंस हुई जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को आप वैलिड नहीं मान सकते या उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो अब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। According to Section 2I of Indian Contract Act 1872, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract। मतलब क्या है यहाँ पर, वही अभी हमने देखा कि यहाँ ओनली वन पार्टी की कंसेंट पर ही जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड भी बना रह सकता, वॉइड भी हो सकता है, वैलिड भी बना रह सकता है। और ये जो डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 2I में। तो यहाँ है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ है, 2G में, और वॉइडेबल की कहाँ है, 2I में। Void contract was valid at the time when it is created, but later on it becomes invalid। जब ये बनाए गए थे तब तो ये वैलिड थे, और अब क्या हो गए हैं, ये इनवैलिड हो गए हैं, मतलब बाद में इनवैलिड होते हैं, पहले तो वैलिड थे। The voidable contract is valid until the aggrieved party does not revoke it within stipulated time। मतलब ये जब तक void नहीं हो सकती जब तक कि जो एग्रीव्ड पार्टी है वो उसे void करार ना करना चाहिए। ठीक है, जब तक वो उसे वैलिड मानकर चलेगी, वो कुछ नहीं बोलेंगे, तब तक ये वैलिड ही रहेगा। अगर वे बोल देते हैं कि ये void है और अगेंस्ट केस करते हैं और ये इसे रोकना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। When it is impossible for an act to be performed by the parties, it becomes void। यहाँ जो परफॉर्मेंस है वो ही इम्पॉसिबल हो जाती है तो ये void बन जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर आप लॉ को इन्फोर्स नहीं कर सकते। When the consent of the parties to the contract is not free, जब पार्टीज की कंसेंट ही फ्री नहीं होती है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं ये वॉइडेबल बन जाते हैं। ओके, क्योंकि ये किसी एक पार्टी की कंसेंट पर कैंसिल किए जा सकते हैं, और वही जिसे टॉर्चर किया गया था वही कैंसिल करवा सकता है।
नेक्स्ट है, नो पार्टी कैन क्लेम एनी डैमेज फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाते हैं तो कोई भी पार्टी यहाँ क्लेम नहीं कर सकती। द एग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस फॉर एनी लॉस सस्टेन, और यहाँ पर पार्टी क्लेम कर सकती है। एग्जाम्पल क्या था इसका, व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोएर्शन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हम बात कर रहे थे कि फ्री कंसेंट नहीं होगी सेकंड पार्टी की, तो वो कैसे होगी, या तो कोएर्शन से होगी, या फ्रॉड से होगी, या मिस रिप्रेजेंटेशन से होगी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, मिस्टेक यहाँ पर वॉइडेबल नहीं होती है। अगर कोई मिस्टेक से होता है एग्रीमेंट तो वो क्या रहता है, वॉइड रहता है। और अगर क्वेश्चन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन अगर इनसे होता है तो वो क्या होता है, वॉइडेबल होता है। क्लियर? आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई है और ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर नहीं होता है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।